हाय दोस्त, वेलकम। आप सभी का स्वागत है यूपीएससी लेवल चैनल पर। आज हम जो है कंपटीशन एग्ज़ाम का जो गढ़ है या कंपटीशन एग्ज़ाम का एक प्रकार का जो सबसे हाईली कम्पिटिटिव एग्ज़ाम माना जाता है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके जो फेजेज हैं उस फेज के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज हम यूपीएससी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि लाखों लोग इसमें अप्लाई करते हैं बट सिलेक्शन हो पाता है कुछ ही बच्चों का। तो आज हम जो है यूपीएससी के जो फर्स्ट पेपर होता है या फर्स्ट फेज होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि इसका मेथड क्या होता है और इसका सिलेबस क्या होता है और यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं और कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, और इसमें क्या क्या पॉलिसीज होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, कितने एक मार्क्स के कितने नंबर मिलते हैं हमको, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। आपका पहले तो हम ये पढ़ लें कि इस एग्ज़ाम के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं कि एग्ज़ाम कैसे होता है, कितने पेपर्स होते हैं। ओके, तो ये जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में 2 पेपर्स होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर होते हैं आपके। ओके, एक पेपर आपका जो है जीएस से रिलेटेड होता है, जनरल स्टडीज से। किससे? जीएस से आपका रिलेटेड होता है। ओके, और इसमें आपको 200 नंबर के 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, और प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर दिया जाता है। ठीक है, फिर सेम सिचुएशन है आपके सी सेट यानी कि सेकंड पेपर का होता है, जिसमें 200 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसमें आपको सी सेट में क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपको जो सेकंड फेज होता है मेंस में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। ओके, तो हम जो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो जीएस पेपर होता है उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके सिलेबस पे अगर जो आप नज़र डालेंगे तो पाएंगे कि जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आते हैं। कहाँ से आते हैं? करंट अफेयर से आते हैं। ओके, और करंट अफेयर में मेनली आपका आता है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे जो इवेंट्स घटित हो रहे हैं या जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनको भारत के परिप्रेक्ष्य में जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आपको जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उसका हमारे देश पर, समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में अच्छी समझ होना जरूरी है। ओके, ताकि आप अच्छे से डिसीजन ले सकें। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं और आई एम श्योर कि यहाँ से क्वेश्चन आपके लगभग मोर देन 10 क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते ही बनते हैं। ओके, फिर आपका नेक्स्ट आता है जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो वो आपका है हिस्ट्री वाला पार्ट। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपको क्या पढ़ना होता है? हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपको दोनों हिस्ट्री पढ़ना होता है। आपका एक एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री, फिर आपको मिडवल पढ़ना होता है, फिर आपको मॉडर्न पढ़ना होता है। ओके, तो एंशिएंट हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं का इन प्रीवियस ईयर में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। फिर मिडवल हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन बनता है कहाँ से? मॉडर्न हिस्ट्री से। और मॉडर्न हिस्ट्री का जो मोस्टली इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वह इंडियन नेशनल मूवमेंट होता है। ठीक है, और इंडियन नेशनल मूवमेंट से लगभग हर साल अच्छे क्वेश्चन उठते हैं और आपका यहाँ जीएस में भी और मेंस में भी। ओके, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए और सॉरी इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए और हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए आप आर एस अग्रवाल की बुक और स्पेक्ट्रम और सतीश चंद्रा की बुक पढ़ सकते हैं। आप चाहेंगे तो इसका डिस्क्रिप्शन हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ओके, तो आपका जो थर्ड पार्ट होता है जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है प्रीलिम्स के लिए, वो आपका होता है ज्योग्राफी वाला पार्ट। तो ज्योग्राफी, जैसा कि आप जानते हैं कि ज्योग्राफी मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी में आपके फिजिकल जैसे बेलिक्नोज और अर्थ से रिलेटेड और अन्य चीज़ों से जो पृथ्वी पर घटित हो रही हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बढ़ते हैं, मतलब पूछे जाते हैं। फिर सोशियो इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और इनको आपको इंडिया के परिप्रेक्ष्य में और वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में, दोनों के परिप्रेक्ष्य में देखकर स्टडी करना है, क्योंकि इंडिया और वर्ल्ड दोनों के परिप्रेक्ष्य में मिला करके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और ज्योग्राफी के लिए आपको अगर जो शॉर्ट स्टडी का नॉलेज चाहिए, शॉर्ट के लिए तो आप बड़वाल सर का बुक ले सकते हैं, या फिर आप अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं तो आई एम श्योर कि आपको सविन सिंह का बुक लेना चाहिए, सविन सिंह का फिजिकल ज्योग्राफी, जो कि बहुत बेस्ट बुक है। ओके, फिर आपका आता है भारतीय राजतंत्र और शासन संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे इत्यादि।
मतलब आपका जो चौथा एरिया है या फोर्थ एरिया है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम्स में, वो आपका है इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस। क्या है? इंडियन पॉलिटी और एंड गवर्नेंस। इंडियन पॉलिटी में क्या आपका कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे बना, इसका कैसे विकास हुआ, कितने संशोधन हो चुके हैं और क्या सुधार की आवश्यकता है और क्या त्रुटियां हैं। इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से स्टडी करने के लिए ज़रूरी है आपको ज़रूरी है कि आप स्टडी करें ताकि आप अच्छे से परफॉर्म कर सकें। फिर आपका पॉलिटिकल सिस्टम कि इंडिया में किस प्रकार का पॉलिटिकल सिस्टम है, एक पार्टी का सिस्टम है, कैसे पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ का काम करता है इसके बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है पंचायती राज। ओके, पंचायती राज। उसके बाद में आपका आता है पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी मतलब पब्लिक पॉलिसी में भी मैक्सिमम वही आपके पूछे जाते हैं जो आपको यहाँ पर करंट अफेयर में पूछे जाते हैं। समझ रहे हैं? करंट अफेयर में आपको पूछे जाते हैं, मतलब कि आपको पब्लिक पॉलिसीज़ के मैक्सिमम क्वेश्चन वही होते हैं जो करंट इवेंट में करंट में अभी पॉलिसी बनाई गई होती हैं। ठीक है? और जो मतलब पहले भी पॉलिसी बनाई गई हैं उनका परिप्रेक्ष्य में सुधार और सुधार क्या होना चाहिए, क्या इसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं, इन सब मुद्दों पे से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद में आपका आता है राइट इशू। क्या आता है? राइट का इशू। राइट से रिलेटेड इशूज, मतलब फंडामेंटल राइट्स में किन किन बातों पे लेकर डिस्प्यूट हुए, कब कब जजमेंट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। और करंट में क्या कोई राइट से रिलेटेड कोई इशू आया है सुप्रीम कोर्ट में, इसके बारे में चर्चा होती है। उसके बाद में आपका आता है फिफ्थ एरिया जहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स में आपका क्वेश्चन बनता है, वह आपका है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, एकदम श्योर है। तो आप इसके लिए एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं या फिर आप जो है रमेश सिंह की एक बुक है वो आप पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त आपको जो है न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स को देखते रहना चाहिए। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं, पॉवर्टी से भी आते हैं, इंक्लूजन एंड डेमोग्राफिक्स से आते हैं, सोशल सेक्टर्स इनिशिएटिव्स यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। फिर आपका लास्ट एरिया जो है आपका वो है 6 एरियाज आता है जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, वो आपका क्या है? जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि ये इकोलॉजी वाला पोर्शन ये इंडिया के लिए ही नहीं वर्ल्ड लेवल के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्तमान में अनेक अनेक गवर्नमेंट जो हैं वर्ल्ड लेवल की वो इस पे मुद्दा बना रही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है इसको रोकने के लिए, इसे सुझाव के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम बनाए जा रहे हैं ताकि एक जो युवा वर्ग है उसका ध्यान इसकी तरफ जाए और वो कुछ ऐसा करे जिसे रुक सके या ऐसा कुछ बदलाव आए या कैसे क्लाइमेट चेंज से बचा जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस के बारे में स्टडी करने के लिए भी आपको करंट अफेयर पढ़ते रहना चाहिए। फिर आपके क्वेश्चन फैक्चुअल बेसिस बन जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी से फिर आपके क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन बनते हैं। और आपका जो 7th सेक्टर होता है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम्स में, वो आपका है जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपको क्या मेनली ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड और बेसिक साइंस पूछा जाता है। उसके लिए आप लूसेंट का जो है जीके पढ़ लें या फिर आप एनसीईआरटी पढ़ लें तो वो भी आपका कवर कर सकता है, तो यहाँ से भी आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, फिर आपका जो क्वेश्चन बनता है ये रहा आपका क्या? फर्स्ट पेपर। फिर आपका आता है सेकंड पेपर, प्रीलिम्स का सेकंड पेपर आता है। तो प्रीलिम्स का सेकंड पेपर को हम सीसेट कहते हैं, ये 2011 में जो है यूपीएससी द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो प्रीलिम्स का जो सेकंड पेपर होता है उसका जो पहला एरिया है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो आपका है कंप्रहेंशन। आपको एक पैसेज दिया जाता है, उसमें आपको लिमिटेड टाइम के अंदर क्वेश्चन को आंसर करना होता है। फिर आपका जो सेकंड एरिया होता है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो आपका इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल होता है। ठीक है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये प्रैक्टिस से आएगा, क्योंकि इसका कोई परफेक्टली बुक मैं जहाँ तक नहीं जानता हूँ कि इसका कोई परफेक्टली बुक है जिससे आप ये इंटरपर्सनल स्किल्स को एकदम बढ़िया से सीख सकते हैं। ये एक प्रैक्टिस का प्रोसेस है। फिर आपका जो थर्ड एरिया जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो आपका आता है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक आईएएस ऑफिसर के लिए, क्योंकि आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी घटना घटित हो रही है तो आप उसको कैसे एनालिसिस कर ले रहे हैं और उसको जो है अपने तर्क का प्रयोग करके उसी को आप डिसीजन और प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे प्रयोग कर रहे हैं। तो मतलब भाई आपको क्यों कोई आईएएस बनाएगा कि आप जाके उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करें जो समाज में है, तभी आपको गवर्नमेंट उसके बदले कुछ देगी। और एक बेसिक चीज़ है इस पृथ्वी का कि आप किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तभी आपको कोई कुछ देता है। तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड यहाँ पर मांग रहा है कि आप आईएएस बनने जा रहे हैं, तो आप जब सोसाइटी में जाएंगे तो प्रॉब्लम आपके सामने आएगी तो आप उसको सॉल्व करें। तो इसी वजह से यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड से। ओके, फिर आपका आता है जनरल मेंटल एबिलिटी।
जनरल मेंटल एबिलिटी एक प्रकार का वो होता है जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि एक आईएएस अफसर क्या कितने मेंटल एबिलिटी उसकी कैसी है और कितने हद तक प्रेशर को झेल सकता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये आपका रहा किससे, ये आपका रीजनिंग से रहा। ठीक है, अब आपका आता है कुछ मैथ का पोर्शन। मैथ का पोर्शन आपका बेसिकली क्लास 10 से के आसपास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कितने से 10 से। ओके, तो आप एक क्लास 10th का जो बुक है उससे भी आप कवर कर सकते हैं, और जो बच्चे शायद मैथ बैकग्राउंड के होंगे उनके लिए बहुत ईजी है कि वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरीज हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और आप इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें ताकि आप ये जो है अन्य लोगों तक भी पहुँचे। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।